Okay, so today we will discuss about Battle of Buxar. So what I will tell you, I will tell you in the starting that three things we will discuss. Give me 2 minutes. Political situation and other things before Battle of Buxar. Second, causes, and third thing we will see, consequences. Okay, so political situation and other things before Battle of Buxar, we will see that what we will see. I will tell you in the story format. हुआ क्या, when the मीर जाफर was on the seat. हमने आपको बताया कि मीर जाफर को बैठा दिया गया था बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल की गद्दी पर. तो मीर जाफर जब गद्दी पर आया तो इसके सामने कई समस्याएं थी. पहला ये कि ब्रिटिशर्स की डिमांड जो थी, ब्रिटिशर डिमांड जो थी वो बढ़ती जा रही थी लगातार. इसके अलावा जो दस्तक की करप्ट प्रैक्टिस थी वो भी लगातार बढ़ती जा रही थी, है ना. तो मीर जाफ़र इससे परेशान हो गया था क्योंकि ट्रेडर्स मीर जाफ़र के पास आते थे और कहते थे कि भैया ब्रिटिशर्स तो ट्रेड कर ही ले रहे हैं, उनका सामान सस्ते पे है क्योंकि उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, हमें तो टैक्स देना पड़ता है, इसलिए हमारा सामान ही नहीं बिक रहा क्योंकि हमारा सामान महंगा है. तो ये एक समस्या थी, है ना. और ब्रिटिश लगातार पैसे की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड किया करते थे मीर जाफ़र से. तो यही कारण था कि मीर जाफ़र ने क्या प्लान बनाया. मीर जाफ़र ने सोचा कि हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद लेके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस कर सकते हैं. लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जो मीर जाफ़र का सन इन लॉ था मीर कासिम, उसने ये सूचना दे दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, BEIC को. तो इससे हुआ क्या कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक युद्ध हुआ. मतलब तो ये मीर जाफ़र चाहता था कि हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस कर देंगे और इसने युद्ध छेड़ा. लेकिन चूंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से ही अवगत थी तो इस युद्ध में ब्रिटिशर्स जीत गए. इस युद्ध को नाम दिया गया चिंसूरा का युद्ध और इट हैपेंड इन 1759. चिंसूरा के युद्ध में ब्रिटिशर्स ने डचों को पराजित कर दिया था. ये दिस फैक्ट कैन बी यूज्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है. फिर हुआ क्या कि चिंसूरा के बैटल में भाई डच हार गए, मीर जाफ़र को हटा दिया गया, मीर कासिम गद्दी पर बैठा. अब जब मीर कासिम गद्दी पर बैठा तो दो चीज़ें अभी भी सेम बनी हुई थी. ब्रिटिश डिमांड ऑफ मनी लगातार बढ़ रही थी एंड सेकेंड थिंग कि दस्तक का मिसयूज वो भी लगातार बढ़ रहा था, जिसको हम DM बोल सकते हैं, दस्तक मिसयूज. तो मीर कासिम भी परेशान हो गया क्योंकि पब्लिक परेशान थी इन सब चीज़ों से. तो मीर कासिम ने क्या किया, कुछ बहुत ही एफिशिएंट कदम उठाए, एफिशिएंट एफर्ट्स उसने उठाए. इन एफिशिएंट एफर्ट्स में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लखीराज. एक ज़मीन थी लखीराज लैंड. मीर कासिम ने क्या किया कि इन लखीराज लैंड, ये लखीराज लैंड वो था कि जब कोई मुग़ल बंगाल सूबे में जो एफिशिएंट ऑफिसर्स थे उनको ये लैंड दे दिया गया था. उनके कार्य से प्रभावित होकर नवाब ने ये लैंड उनको गिफ्ट के स्वरूप दे दी थी. तो मीर कासिम ने ये लैंड वापस ले लिया और यहाँ से रेवेन्यू जनरेशन शुरू कर दिया, ठीक है. दूसरा कदम मीर जाफ़र ने क्या उठाया, इसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफ़र कर दिया. तो इससे क्योंकि मुर्शिदाबाद में ब्रिटिशर्स का इफेक्ट बहुत ज़्यादा था तो सुरक्षित नहीं मानता था मीर कासिम अपने आप को, कहाँ पर, मुर्शिदाबाद में. तो उसने अपने आप को मुंगेर ट्रांसफ़र कर लिया था. इसके अलावा क्या किया था मीर कासिम ने अपने एफिशिएंट एफर्ट्स के अंतर्गत एक वाल्टर सॉम्बर नामक व्यक्ति था, उसको अपनी आर्मी को ट्रेन करने के लिए रखा था. ये एक फ्रेंच व्यक्ति था. तो देखो ये तीनों ही काम. इसके अलावा एक चौथा काम था. वो काम ये था कि इसने एक प्रकार से मान लिया टैक्स फ्री रेजीम स्थापित कर दिया था सभी के लिए. नाउ ऑल द रेट्स ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स वर सेम इन द बंगाल सूबा. सो इट ऑल्सो मेड ब्रिटिशर्स एंग्री, है ना. तो इससे भी ब्रिटिश नाराज हो गए. तो इन चारों कार्यों से ब्रिटिशर्स नाराज थे. बट व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ बैटल ऑफ बक्सर. मीर कासिम के साथ ही बैटल ऑफ बक्सर हुआ था, उसमें दो पार्टी और थी, वी विल सी लेटर. तो इमीडिएट कॉज ये था कि जो ये वाल्टर सांबर था, मीर कासिम ने
पटना से ब्रिटिशर्स पटना में जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनसे कहा कि भाई आप ऐसा करिए कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं हमारे, जितना रेवेन्यू कलेक्शन होता है, आई वांट टू नो व्हाट वाज द लैंड रेवेन्यू कलेक्शन इन माय सूबा. So the Mir Qasim demanded some papers from British who were there in Patna. So British denied. Then Mir Qasim sent Walter Somber to Patna, and at that time कुछ वहाँ पर हुआ, उनके बीच कन्फ्लिक्ट अरोज, एंड ड्यू टू दैट कन्फ्लिक्ट वाल्टर सॉम्बर ने बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मार डाला. देन द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेड to British East India Company that just chase मीर कासिम and kill him. तो जो मीर कासिम था वो भाग के कहाँ चला गया? तो पटना में साकर हुआ. ये पटना में साकर होता कब है? 1763 में. इसकी वजह से मीर कासिम भागता है ना, और भागते भागते पहुँचता कहाँ है? ये पहुँचता है अवध. किसके पास? शुजाउद्दौला के पास. शुजाउद्दौला क्या कहता है कि चलो ठीक है, आप आ गए हो तो शाह आलम को भी हम ले लेते हैं, मुग़ल जो कि सम्राट था दिल्ली का, प्लस मीर कासिम हो जाता है और शुजाउद्दौला हो जाता है. एंड ही थिंक्स दैट वी विल विन. ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट हो गया कि हम लोग एक साथ युद्ध लड़ेंगे. और तभी लड़ाई होती है बैटल ऑफ बक्सर की, व्हेन इन 1765 देयर वर 40,000 men from this party and only 7,000 men from British. So and they won. You can see the efficiency of this army. Okay. तो ये हो गया, ठीक है. इसके अलावा कुछ बताना बाकी है. और बैटल ऑफ बक्सर में ये तीनों हार जाते हैं. मीर कासिम भाग जाता है युद्ध से पहले ही, ठीक है ना. देखो शाह आलम सेकंड और शुजाउद्दौला साथ इसलिए आए थे बिकॉज इसलिए साथ आए थे बिकॉज दे वांटेड टू गेन देयर सुप्रीमेसी इन गंगेटिक प्लेन्स, ठीक है. तो ये बैटल ऑफ बक्सर हो जाता है एंड British won and they were the superior power. They were the superior power in Indian subcontinent. Now we will see the causes. तो हमने आपको स्टोरी बता दी, causes इसी से निकल कर आ जाएंगे. What I will tell you, please give me 2 minutes. Just give me 2 minutes. Yes. So firstly we will see what were the economic causes of Battle of Buxar. Economic causes of Battle of Buxar was that misuse of दस्तक. I've told you misuse of दस्तक होता था. इसके अलावा करप्ट प्रैक्टिसेस होती थी कंपनी के द्वारा. मिसयूज़ ऑफ दस्तक एक कारण था. दूसरा था कि जो मीर कासिम की कुछ पॉलिसी थी, मीर कासिम की रेवेन्यू जनरेशन की जो पॉलिसी थी, मीर कासिम की जो फ्री ट्रेड की पॉलिसी थी, वो उसने भी नाराज़ किया. इसके अलावा ब्रिटिश डिमांड्स दे वर इंक्रीजिंग अलॉट. वो नवाब से लगातार बहुत सारा पैसा मांगते रहते थे, इस कारण भी नवाब नाराज़ हुए उनसे और बैटल ऑफ बक्सर की नौबत आ गई. इसके अलावा अगर हम बात करें पॉलिटिकल कॉजेज़ की, तो हुआ क्या था कि पॉलिटिकल कॉजेज़ की बात करें तो जो मीर कासिम था, आप एक प्रकार से देख सकते हैं मीर कासिम रहा हो या मीर जाफ़र रहा हो, इन दोनों ने क्या कहते हैं कि कुछ ना कुछ पॉलिटिकल कदम उठाए हैं. जैसे कि आप ये मान सकते हैं कि आर्मी को ट्रेन करवाना, है ना, फॉरेनर्स से. इसके अलावा मीर कासिम ने जैसे वाल्टर सांबर को रख लिया था. मीर जाफ़र जो था वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद ले रहा था, ठीक है ना. इसके अलावा मीर कासिम ने अपनी कैपिटल को भी शिफ्ट कर दिया था. कहाँ से? मुर्शिदाबाद से मुंगेर. इसने भी नाराज़ किया ब्रिटिशर्स को. दे वर अफ्रेड ऑफ मीर कासिम रियली. फॉरेन इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें तो आप समझ सकते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का तो था ही. इसके अलावा हम देख सकते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी उस समय इंडिया में काम कर रही थी. इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो अवध और जो दिल्ली का सुल्तान था और अवध का शासक था, ये दोनों अपने गंगेटिक प्लेन्स में अपना कब्जा जमाना चाहते थे, अपने प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे. इस कारण भी बैटल ऑफ बक्सर हुआ है. इसके अलावा इफ़ आई टॉक अबाउट सोशल कॉजेज़, तो सोशल कॉजेज़ में हम देख सकते हैं, स्क्रीन आप देख लीजिएगा समझने को. इफ़ यू विल लिसन इट
केयरफुली, यू विल फाइंड एवरीथिंग इन अ क्लियर मैनर. सो सोशल अगर हम कॉजेज देखें तो बैटल ऑफ बक्सर के सोशल कारण ये थे कि यू कैन सी दैट द रिलीजियस कम्युनिटीज़ वर वेरी एंग्री with Britishers. So they were supporting the cause of tripartite agreement. रिलीजियस कम्युनिटीज़ में आ जाते हैं नागा साधु और सूफीज़. ये लोग भिक्षा पर जीते थे. अब इनको भिक्षा मिल नहीं रही थी क्योंकि बंगाल की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी. 1760 तक बंगाल की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी. सो बिकॉज ऑफ दैट दे वर नॉट गेटिंग देयर आर्म्स, ALMS आर्म्स. तो ये भी नाराज़ हो गए थे, तो ये लोग सपोर्ट कर रहे थे इस ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट को. इसके अलावा अगर हम बात करें पीजेंट्स की, तो लगातार उनसे रेवेन्यू डिमांड बढ़ती जा रही थी क्योंकि नवाब को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए था. इसके अलावा ट्रेडर्स नाराज़ थे ही क्योंकि दस्तक का मिसयूज हो रहा था. दीज वर द सोशल कॉजेज. ठीक है. नाउ व्हाट वी विल सी द कॉन्सिक्वेंस. बट बिफोर गोइंग टू द कॉन्सिक्वेंस वी विल सी इस बैटल ऑफ बक्सर में हारने के बाद क्या होता है. एक इलाहाबाद की ट्रीटी होती है. 3 लोग होते हैं, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम. मीर कासिम तो भाग जाता है, तो इसके साथ कौन सी ट्रीटी होगी? कोई ट्रीटी नहीं होगी. शुजाउद्दौला के साथ क्या होगा? शुजाउद्दौला से कहा जाएगा ऐसा है, आपको 50 लाख रुपए देने हैं वॉर रेम्यूनरेशन के रूप में. ओके. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आप इलाहाबाद और कारा को छोड़ देंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लोग रखेंगे किसको? शाह आलम को. यहाँ पर स्थापित कर देंगे, दिल्ली से हटा देंगे शाह आलम को. ये हम लोग उस वाले सेक्शन में देखेंगे. तो इलाहाबाद और कारा से शुजाउद्दौला की जो सॉवरेंटी है उसको समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि राजा यहाँ रहेगा तो उसकी सॉवरेंटी भी यहाँ रहेगी शाह आलम की. फिर हम देखेंगे कि अवध में भी दस्तक जैसी व्यवस्था शुरू हो जाएगी. विदाउट टैक्स दे विल ट्रेड. ब्रिटिश इंडिया कंपनी विल ट्रेड इन अवध विदाउट गिविंग एनी टैक्स. सो दैट ट्रेड फ्री एग्रीमेंट वॉज देयर इन अवध. तो मिसयूज ऑफ दस्तक, यू कैन सी द सिचुएशन विल आल्सो टेक प्लेस हियर. अब हम देखते हैं शाह आलम की अगर हम बात करें तो इसको कहा गया कि हम आपको 26 लाख रुपए देंगे एज अ पेंशनर, यू विल स्टे इन इलाहाबाद. तो आप इलाहाबाद फोर्ट में आ जाइए रहने, हम आपको 26 लाख रुपए देंगे, इलाहाबाद फोर्ट में आ जाइए. जस्ट व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, आई वांट दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल. इसमें दीवानी राइट्स में होता क्या था कि रेवेन्यू कलेक्शन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी. सो इन दिस एग्रीमेंट इट हैपेंड. नाउ वी विल सी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस. सो what were the consequences of this? In our third section you can see that we will discuss about consequences. So we are going to discuss it. What are the consequences? consequences में ये होता है कि सबसे पहले हम पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर लेते हैं. तो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस में अगर हम बात करें तो आप एक चीज़ देख रहे हैं कि बंगाल में डुअल गवर्नमेंट स्थापित हो जा रही है. एक हो रही है निजामत सरकार और एक हो रही है दीवानी सरकार. ये करती है रेवेन्यू कलेक्शन और ये करती है एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पैसा चाहिए होता है, तो मनी जो होती है वो दीवानी सरकार से निजामत सरकार के पास आती है, लेकिन ये मनी जो होता है बहुत लेस होता है. इस वजह से निजामत सरकार अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को पूरा करने में सक्षम नहीं होती है. दूसरा पॉलिटिकल इफेक्ट अगर हम देखें तो मुगल्स ख़त्म हो जाते हैं. मुगल ख़त्म है. मुगल दे आर लिविंग इन इलाहाबाद एंड they are living on the terms of British East India Company. So the Mughal supremacy was ended and British East India Company rose to the power in India. And they were the most important power at that time. Still Marathas were there, but they were showing good signs of ruling India at that time. Okay, अब हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट की. तो व्हाट वर द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ बैटल ऑफ बक्सर? अवध में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, मोनोपॉली मिल गई ट्रेड की. इसके अलावा अगर हम बात करें तो दस्तक का मिसयूज़ वो और बढ़ जाएगा. इसके अलावा हम बात करें तो मुग़ल एम्पायर के पास जो रेवेन्यू है वो घटता जाएगा, क्योंकि 40% रेवेन्यू बंगाल से आता था. दीवानी राइट्स आर विथ ब्रिटिशर्स, सो कोई रेवेन्यू नहीं मिलेगा मुगल्स को. इसके अलावा बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मजबूत हो जाएगी. ओके. एंड दे विल ड्रेन द वेल्थ ऑफ बंगाल टू इंग्लैंड.
वो सारा पैसा निकाल कर इंग्लैंड भेजने लगेंगे बंगाल से. बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड दैट इन 1770 देयर वॉज अ ग्रेट बंगाल फेमिन. बंगाल में फेमिन की अवस्था आ जाती है 1770 में. ओके. और एक आपको यहाँ पर एक फैक्ट बता दें कि दस्तक का जो ये मिसयूज़ था, इसको हुआ क्या कि जब ब्रिटिश सरकार ने जब इसका क्या कहते हैं कंपनी के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर दिया बाय रेगुलेटिंग एक्ट, तो 1781 में उन्होंने एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट. इसमें कहा गया था कि उन करप्ट ऑफिशियल्स को मुक्त किया जा रहा है जिन्होंने कंपनी में रहते हुए करप्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया. बिकॉज अ लॉट ऑफ ऑफिसर्स वर देयर. सबको सज़ा नहीं दी जा सकती थी, तो अंत में उनको मुक्त कर दिया गया. ओके. नाउ व्हाट वी विल सी, we will see the social impact. What was the social impact of Battle of Buxar? You can see the social impact that British exploitation will increase. So all the traders and peasants, they will face a lot of problems. And at that time you will find कि इस 1770 का जो फेमाइन हुआ था, इसमें 1/3 पॉपुलेशन ऑफ बंगाल आइदर दे डाइड और दे लेफ्ट बंगाल. ओके. एंड व्हाट आई कैन से, अदर कॉजेज़ में अगर हम आपको अदर कॉन्सिक्वेंसेस में बताएं तो दिल्ली था वहाँ पर एक वाइड क्रिएट हो गया था. अ लॉट ऑफ रेड्स टुक प्लेस इन दिल्ली. सबसे पहले जो है आप देख सकते हैं कि जाट्स ने हमला बोला, फिर मराठास ने यहाँ पर रेड्स की. इसके अलावा सिख अटैक्स यू विल आल्सो फाइंड इन 1782. और इसके अलावा रोहिला अफ़गान अटैक्स यू विल आल्सो फाइंड इन 1788. दे आल्सो अटैक दिल्ली. एंड फाइनली द ब्रिटिश कैप्चर्ड इन 1803 दिल्ली. ओके. आफ्टर फाइटिंग विथ मराठास एंड आफ्टर सब्जुगेटिंग देम. So you can see this, and you will find that who was the supreme military power in India at this time. What was the and this consequence is also important, that the supreme military power was British in India. Okay. And Mughals, they lost their standing army because they were living in Allahabad and Kara region. So the British East India Company was providing them security, so they lost their standing army. तो आप समझ सकते हैं कि मुग़ल सुप्रीमेसी यहाँ से पूरी तरह ख़त्म हो जाती है. So we have finished all the things. I think I am going to tell you one more thing, that चूँकि आप सोशल इम्पैक्ट देखिए बैटल ऑफ बक्सर का, कितना ज़्यादा 1770 का फेमाइन आता है. इतनी बुरी परिस्थिति में तब ब्रिटिश सरकार कहती है कि नाउ आई विल रेगुलेट. सो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 केम इनटू एग्जिस्टेंस. आई विल टेल यू ऑल दिस थिंग्स in the after classes. Thanks a lot.